गुड मॉर्निंग बच्चों, स्वागत है आपका फिर से एक बार फिजिक्स की क्लास में। तो हम वर्क, एनर्जी एंड पावर पढ़ रहे हैं, क्लास 11 फिजिक्स का टॉपिक। और वर्क में हमने पिछले वीडियो में हम समझा कि किस कामों को हम वर्क में फिजिक्स साइंस के हिसाब से वर्क कैटेगराइज करेंगे, मतलब वर्क मानेंगे इसको। ठीक है, वर्क की डेफिनेशन हमने समझी। तो वर्क क्या था कि किसी ऑब्जेक्ट पर अगर ये फोर्स लग रही है F और इसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है S, तो डिस्प्लेसमेंट के ही डायरेक्शन में जो उसका कंपोनेंट है F cos थीटा, सिर्फ इस कंपोनेंट की वजह से वर्क होगा। ठीक है, और वर्क हमने डिफाइन किया था W इज टू एफ डॉट एस। एफ डॉट एस क्या हो जाता है? एफ एस कॉस थीटा। ठीक है, एफ कॉस थीटा वाला आ गया एफ कॉस थीटा। जो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में है फोर्स का कंपोनेंट, उसकी वजह से वर्क होगा। जो परपेंडिकुलर है उसकी वजह से कोई वर्क नहीं होगा। ठीक है, तो इस हिसाब से वर्क जीरो कब होगा किसी फोर्स के द्वारा? या तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो, या फोर्स जीरो हो, या इन दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री हो। ठीक है, तो उस कंडीशन में वर्क डन जो होगा वो जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो वर्क पढ़ा हमने W इक्वल्स टू एफ डॉट एस, और अगर फोर्स उसी के डायरेक्शन में है, यानी डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है और फोर्स भी ऐसे लग रही है, तो उस केस में हम सीधे लिख देंगे फोर्स इक्वल्स टू वर्क डन इक्वल्स टू एफ एस या एफ डी, अगर डी से रिप्रेजेंट कर रहे हो डिस्प्लेसमेंट को तो। ठीक है, तो अगर ये कांस्टेंट फोर्स है तो ये हो जाएगा। लेकिन अगर फोर्स वेरिएबल है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट के साथ, पोजीशन के साथ फोर्स की वैल्यू भी बदल रही है, तो उस केस में वर्क डन क्या होगा ये हमें जानना है। ठीक है, इससे पहले हम थोड़ा सा इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करके देखते हैं कि अगर हम इसको ग्राफ बनाए तो कैसा आएगा। ये अप्लाइड फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट है, हम ऐसा मान लेते हैं। ठीक है, और इधर है ये डिस्प्लेसमेंट, और अगर ये कांस्टेंट है तो ग्राफ ऐसा बनेगा। ठीक है, तो मान लो ये किसी डिस्प्लेसमेंट डी तक ये लेंथ हो गई डी, और ये फोर्स एफ लग गई है। तो ये जो एरिया होगा वो क्या चीज को रिप्रेजेंट करेगा? एरिया कोई फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करेगा क्या इसमें? जैसे कि हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इधर फोर्स है इधर डिस्प्लेसमेंट, तो एरिया निकालेंगे तो क्या आएगा? एफ डी, और वो होता है वर्क डन। ठीक है, तो एरिया जो होगा अंडर दी एफ एस, फोर्स डिस्प्लेसमेंट एस से या डी से जिससे भी डिनोट करनी है, एफ एस कर्व गिव्स वर्क डन। ठीक है, तो ये वर्क डन आ जाएगा हमारा। तो ये तो हो गया उसकी, इसमें जब फोर्स कांस्टेंट थी। ठीक है, इस पे एक क्वेश्चन देख लेते हैं पहले कांस्टेंट फोर्स के ऊपर ही, फिर आगे बढ़ते हैं वेरिएबल फोर्स पर। तो अगर मान लीजिए एक साइकिलिस्ट है, ब्लॉक से रिप्रेजेंट कर दे रहा हूं मैं साइकिलिस्ट को भी, ये आगे मूव कर रहा है, कुछ वेलोसिटी है इसके पास। ठीक है, ये u वेलोसिटी है इसके पास, और ये कुछ दूर जाकर ये रुक जाएगा 10 मीटर। तो रोड इस पे फ्रिक्शन फोर्स लगा रही है पीछे की तरफ, और उसकी वैल्यू दे रखी है 200 न्यूटन, और इस तरीके से साइकिल 10 मीटर आगे गई, 10 मीटर बाद जाके वो रुकी। तो वर्क डन बाई रोड, वर्क डन बाई रोड ऑन साइकिल, और सेकेंड पार्ट वर्क डन बाई साइकिल ऑन रोड। ये दोनों हमें कैलकुलेट करनी है कि रोड ने साइकिल के ऊपर कितना काम किया और साइकिल ने रोड के ऊपर कितना काम किया। ठीक है, तो यहाँ पे जो रोड है वो इस साइकिल के ऊपर फोर्स लगा रही है, फ्रिक्शनल फोर्स, और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है आगे की तरफ, यानी फोर्स पीछे की तरफ है, डिस्प्लेसमेंट आगे की तरफ है। तो इसी से हमें समझ में आता है कि वर्क डन कैसा होगा? नेगेटिव होगा, और ये आ जाएगा एफ डॉट एस
सेम ही डायरेक्शन है, cos 180 हो गया एंगल, डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच में cos 180 एंगल, cos 180 कितना होता है -1, तो इसीलिए माइनस आ जाएगा। फोर्स कितनी है 200, डिस्प्लेसमेंट कितना है 10, तो वर्क डन आ गया -2000 जूल। ठीक है, तो ये बात तो समझ में आ गई। लेकिन अब साइकिल ने कितना काम किया रोड के ऊपर, ठीक है, क्योंकि न्यूटन के थर्ड लॉ से जब ये रोड इस साइकिल पे पीछे की तरफ फ्रिक्शन फोर्स लगा रही है तो रोड पर साइकिल आगे की तरफ लगा रही है फ्रिक्शन फोर्स, तो इसके द्वारा कितना वर्क डन हुआ। तो अभी हमने देखा वर्क डन में तीन चीजें हैं, फोर्स, डिस्प्लेसमेंट और उन दोनों के बीच का एंगल। ठीक है, तो यहाँ पे फोर्स लग रही है, लेकिन क्या इस रोड का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, रोड तो वही है भाई, तो रोड का डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा, डिस्प्लेसमेंट जीरो, तो यानी ये क्वांटिटी जीरो हो जाएगी इस केस में। एफ डॉट एस में एस क्या हो गया जीरो, तो वर्क डन क्या आ जाएगा जीरो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वेरिएबल फोर्स, वर्क डन बाय ए वेरिएबल फोर्स। मान लीजिए ऐसे अगर ग्राफ से समझे हम इसको पहले, ये अप्लाइड फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऐसा मान लेते हैं हम, और इधर है डिस्प्लेसमेंट, और फोर्स कुछ इस तरीके से वेरी कर रही है। तो इस केस में वर्क डन कैसे निकालेंगे, तो वही मान लीजिए अगर हम छोटी सी स्ट्रिप, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट लेंगे डेल्टा एस, और यहाँ पे जो फोर्स लग रही है वो एफ एक्स है मान लो। ठीक है, इसको भी एक्स से रिप्रेजेंट कर देते हैं कि एक्स डायरेक्शन में हो रहा है। ठीक है, ये भी एक्स ही है, तो कुछ फंक्शन है यानी कि वो पोजीशन के हिसाब से फोर्स चेंज हो रही है, इसलिए यहाँ पे हमने एफ एक्स लिखा, यानी फोर्स एक फंक्शन है एक्स का। तो ये जो निकालेंगे, अगर इसका एरिया, स्ट्रिप का एरिया निकाल सकते हैं, ये क्या है रेक्टेंगल ही है, ऑलमोस्ट ये पार्ट के नेग्लिजिबल है, तो एक रेक्टेंगुलर स्ट्रिप हो गई, इसका एरिया क्या हो जाएगा एफ एक्स डेल्टा एक्स। ठीक है, और डेल्टा एक्स को भी अगर हम बहुत छोटा लिया है हमने, लिमिट टेंस टू जीरो कर दी, तो यही क्या हो जाएगा डी डब्ल्यू एफ एक्स डी एक्स। टोटल वर्क डन निकालने के लिए क्या करें, इन सभी स्ट्रिप्स को ऐसे स्ट्रिप्स में डिवाइड कर दिया, उन सभी स्ट्रिप्स का एरिया हम जोड़ दें, तो जोड़ने को क्या करते हैं इंटीग्रेशन। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स एफ डॉट डी एक्स। ठीक है, ये फ्रिक्शन फोर्स नहीं है, फोर्स है ये। ठीक है, इसका भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स जो है एफ लग रही है, लेकिन वो फोर्स कैसे चेंज हो रही है, मान लो 2x + 2 न्यूटन। ठीक है, तो अगर ये 0 से x मूव करता है, सपोज x कितना ले लेते हैं 10 मीटर ले लेते हैं, कि अगर ये 10 मीटर आगे मूव किया तो वर्क डन बाय दिस फोर्स कितना होगा, तो वर्क डन कितना हो जाएगा इंटीग्रेशन एफ डॉट डी एक्स, डॉट मतलब सेम ही डायरेक्शन में है तो डॉट तो cos 0 1 हो जाएगा, इंटीग्रेशन f की जगह हम जो फंक्शन है वो रखेंगे यहाँ पे 2x + 2 dx, और ये हो जाएगा कहाँ से 0 to 10, टू एक्स स्क्वायर बाई 2 + 2x, कहाँ से कहाँ तक 0 से 10 तक। तो इसमें अपर लिमिट है, ये लोअर लिमिट है, तो क्या करते हैं इंटीग्रेशन में पहले अपर लिमिट डालते हैं माइनस इन्हीं चीज में लोअर लिमिट डालेंगे, तो लोअर लिमिट डालने में तो ये 0 हो जाएगी, तो खाली अपर लिमिट ही डाल लेते हैं। ये हो गया x की जगह 10 डाला तो हो जाएगा 100 + 20 यानी
120 जूल। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा वेरिएबल फोर्स से वर्क डन हम कैसे निकालेंगे। तो आप क्वेश्चन लगाइए, एनसीईआरटी में है कुछ क्वेश्चंस, बाकी और भी बुक्स हैं आप रेफर कर रहे होंगे, तो उन बुक्स में जो क्वेश्चन है कंसेप्ट को पढ़िए, एक कंसेप्ट पढ़िए, ठीक है, तो उसको पढ़ने के बाद अच्छी तरीके से जानने के बाद उस पर 10-20 क्वेश्चन लगाइए, ठीक है, तो वो कंसेप्ट क्या है क्लियर हो जाएगा एकदम। 10-20 नहीं तो 5-6 तो कम से कम एटलीस्ट लगा ही लीजिए। ठीक है, चलिए ये समझ में आ गया। आगे हम पढ़ेंगे वर्क एनर्जी थ्योरम, कि वर्क और एनर्जी में क्या रिलेशन है। ठीक, मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है और इनिशियली ये रेस्ट में है, इस पर एक फोर्स लगती है F, अभी सिंगल फोर्स ली है, या फिर कुछ फोर्सेस लग रही हैं इस पर, 2-4 फोर्सेस जो भी लग रही हैं, पर ये नेट फोर्स है F। ठीक है, उन सबका नेट रिजल्टेंट है ये, तो इसकी वजह से इसमें डिस्प्लेसमेंट होगा। मान लीजिए S डिस्प्लेसमेंट हुआ इसमें, तो वर्क डन कितना हो जाएगा, F डॉट S, यानी कि Fs सेम ही डायरेक्शन में है, डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में। ये F क्या है यहाँ पे, दोबारा से बता रहा हूँ, ये नेट फोर्स है, सिंगल पार्टिकल के केस में ये नेट फोर्स है, यानी कि अगर 2-4 फोर्सेस लग रही है तो उनका नेट रिजल्ट है ये। तो Fs और फोर्स को क्या लिख सकते हैं हम, मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं हम, तो ये हो जाएगा 1/2m इंटू 2as। ठीक है, अब देखिए इक्वेशन ऑफ मोशन में तीसरी इक्वेशन क्या थी, v² माइनस u² इज टू 2as, तो 2as की जगह हम ये रख देते हैं, हाफ m v² माइनस u², तो ये आ गया हाफ m v² माइनस हाफ m u², और ये क्वांटिटी को ही हमने नाम दिया है काइनेटिक एनर्जी, के फाइनल माइनस के इनिशियल, यानी वर्क डन बाय नेट फोर्स इज इक्वल टू हो गया ये चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो यहां पे मैंने बोला वर्क डन बाय नेट फोर्स, ये सिंगल पार्टिकल के केस में फॉर सिंगल पार्टिकल और सिंगल सिस्टम, सिंगल ब्लॉक है। ठीक है, उस केस में क्या होगा, वर्क डन बाय नेट फोर्स बराबर होगा वर्क डन बाय ऑल दी फोर्सेस के, और ये बराबर होगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के। ठीक है, अगर सिंगल पार्टिकल है, जैसे हमने जो एग्जांपल लिया है कि एक ही ब्लॉक है, तो उस केस में तो वर्क डन यानी इस पे 3-4 फोर्सेस लग रही होती, तो उन सब का जो नेट रिजल्ट आता उसको हम बोलेंगे नेट फोर्स। ठीक है, वेक्टर एडिशन करने के बाद जो नेट फोर्स आएगी इन सब की, उसको बोलेंगे नेट फोर्स। तो उस नेट फोर्स के द्वारा वर्क डन हो ऐसा निकाल दें, चाहे इन फोर्सेस का अलग अलग करके वर्क डन निकाल दें, तो उसको हम बोल देंगे वर्क डन बाय ऑल दी फोर्सेस, तो दोनों ही सेम आएगा। ठीक है, और वो आएगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर, यहाँ पे हमने देखा। ठीक है, क्योंकि इसी क्वांटिटी को हाफ mv² को हम काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। ठीक, लेकिन अगर फॉर 2 और मोर देन 2 पार्टिकल सिस्टम या फिर ग्रुप ऑफ सिस्टम्स, तो 2 या 2 से ज्यादा ब्लॉक्स हैं उसमें। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, वर्क डन बाय ऑल दी फोर्सेस ही होगा। ठीक है, यानी टोटल वर्क डन भी बोल सकते हैं हम। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, टोटल, सभी फोर्सेस का वर्क डन, वो होगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर।
तो कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर किसी को कंफ्यूजन है तो वो सिर्फ इसी चीज़ को याद रखे कि वर्क डन बाई ऑल द फोर्सेस होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर। ठीक है। अब बोलेंगे सर ऐसा क्यों सिंगल पार्टिकल में और दो पार्टिकल में ऐसा क्या हो जा रहा है कि इसमें तो नेट फोर्स का वर्क डन और इसमें ऑल दी फोर्सेस का वर्क डन एक ही बात है, पर इसमें ऐसा नहीं है। तो ये एग्जांपल से समझ सकते हैं हम कि अगर मान लीजिए ये पॉजिटिव चार्ज है एक और ये नेगेटिव चार्ज है, अब ये टू पार्टिकल सिस्टम हो गया है, एक ही सिस्टम, इस पे बाहर से कोई फोर्स लग भी नहीं रही। ये इस पे इधर फोर्स लगाएगा, अट्रैक्ट करेगा, और ये इस पे इधर फोर्स लगाएगा, तो नेट फोर्स तो सिस्टम पे जीरो है। ठीक है। इन दोनों को ऐड भी करेंगे तो भी जीरो होगा। ठीक है। लेकिन इन दोनों का वर्क डन हम इंडिविजुअली कैलकुलेट करेंगे, तो इसका डिस्प्लेसमेंट इधर, इसका डिस्प्लेसमेंट इधर, तो दोनों का इसका वर्क डन भी पॉजिटिव आएगा, इसका वर्क डन भी पॉजिटिव आएगा, और जो टोटल वर्क डन आएगा अब वो काइनेटिक एनर्जी के चेंज के बराबर होगा। ठीक है ना। ये दोनों वर्क डन एक दूसरे को कैंसिल नहीं करेंगे, फोर्स एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, मतलब सिस्टम पे नेट बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रही। ठीक है। तो इस वजह से ये डिफरेंस आ जाता है। तो बच्चों इसको हम बोलते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम, और ये थ्योरम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वर्क डन बाई ऑल दी फोर्सेस, टोटल बोल देता हूँ इसे, टोटल वर्क डन, सारा वर्क डन, जितनी भी फोर्सेस, सभी फोर्सेस का वर्क डन निकाल मिलाकर होगा सिस्टम में जो काइनेटिक एनर्जी में चेंज आएगा उसके बराबर। ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये, थ्योरम भी जरूर आएगी और इस पे क्वेश्चंस तो जरूर आएंगे ही आएंगे। तो यहाँ पे हमने इस वर्क एनर्जी थ्योरम को जब हमने ड्राइव किया तो ये माना कि फोर्स जो है वो कांस्टेंट है, पर अगर मान लीजिए कांस्टेंट फोर्स नहीं है, फोर्स वेरिएबल है, तो वैसे तो अगर हमने जो ये कंसेप्ट है, ठीक है, तो जो बुक्स में दे रखा है मुझे उसका मतलब समझ में नहीं आता क्यों अलग अलग दे रखा है, खाली डेरिवेशन करने के लिए दे रखा है, क्योंकि कंसेप्चुअली तो एक ही बात हुई ना कि अगर जैसे डेल्टा एस में कांस्टेंट है तो हम फोर्स कांस्टेंट है एस में, और अगर कोई वेरिएबल फोर्स है तो उसको हम छोटे से डिस्प्लेसमेंट में कांस्टेंट मान सकते हैं, तो वही कंसेप्ट तो वहाँ पे लगेगा छोटे से में, और जो छोटे से में लगेगा वही पूरे में एप्लीकेबल होगा। सपोज छोटे से में वर्क डन क्या हो जाता है, वर्क डन इस पे मान लो वेरिएबल फोर्स होती है, तो किसी डिस्प्लेसमेंट ds में, ठीक है, मान लो ये ब्लॉक यहाँ से यहाँ जा रहा है, तो जब इसमें इतना डिस्प्लेसमेंट होगा डेल ds, तो उस टाइम पे वर्क डन कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन f डॉट ds, सेम डायरेक्शन में तो डॉट का मतलब 1 हो जाएगा। ठीक है। यस, तो इसको हम लिख सकते हैं m, एक्सेलरेशन को अगर हम लिखते हैं dv बाई dt, और ds को हम ये लिखा हुआ है। ठीक है। अब इसमें हम क्लब कर दें ds बाई dt, क्या हो जाएगा ये m, ds बाई dt हो गया v dv, और इंटीग्रेट करेंगे इसको तो आ जाएगा m v स्क्वायर बाई 2 लिमिट u टू v, तो ये आ गया हाफ m v स्क्वायर माइनस हाफ m u स्क्वायर, यानी कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो वही रिजल्ट हो गया ये वेरिएबल फोर्स के लिए। ठीक है। कंसेप्चुअल तो वही है, वेरिएबल हो चाहे कांस्टेंट हो। ठीक है। तो इस पे आप क्वेश्चन करिए, कम से कम 10-20 क्वेश्चन करिए इन दोनों टॉपिक्स पर। मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है। जम के मेहनत करिए, जो भी काम कर रहे हैं आप उसको मतलब पूरा 100% मेहनत उसमें डाल दीजिए, तो काम करने में मजा है। ठीक है। ऐसे नहीं है कि बस हाँ चलो नाम के लिए कर रहे हैं बस, ठीक है चल रहा है, तो भी चल तो रहा ही है सब कुछ, लेकिन अगर आप उसको थोड़ा सा सीरियसली कर लेंगे, सीरियसली मतलब सीरियस होने की जरूरत नहीं है, पर जो भी टाइम दिया है मतलब टाइम टेबल बना लीजिए, बैलेंस क्रिएट करिए, लेकिन जो टाइम आप पढ़ाई के लिए फिक्स करें उसमें एकदम पढ़ाई भी मन से करिए। ठीक है। सब काम मन से करिए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।